नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमाए अधिक मुनाफा। पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या और उसका समाधान। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उसमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते सर्दियों के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो किसान भाइयों, पालक के बारे में इतना सब जानकर अब आपका मन भी इसकी खेती करने का कर रहा होगा। तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ आयुष परिहार से। हम ये सभी जानते हैं कि खरीफ की फसल कटने और एवं फसल बारिश के खराब होने के कारण हमें काफ़ी नुकसान हुआ है और इस कारण से अभी हमारे पास 45 दिन का और 1 महीने का समय बाकी है। तो हम इस समय के बीच में हरी फसलों की बुआई कर सकते हैं। इनमें पालक की खेती करना सबसे अच्छा विकल्प है। पालक की खेती की बुआई करने से हमें कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। किसान भाइयों, खेती के लिए सबसे पहले हम वो समतल ज़मीन को खेती उपयुक्त बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कल्टीवेटर का प्रयोग कर मिट्टी को खेत के लिए तैयार करेंगे। फिर रोटावेटर की मदद से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसको भुरभुरा कर लेंगे। फिर उस मिट्टी के अंदर FYM का प्रयोग कर यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करेंगे, ताकि उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन लेवल अधिक से अधिक मात्रा में हो जाए। तो इसका अनुमानित तौर पे 1 एकड़ खेती में 2 ट्रॉली FYM लगेगा, या हम वैज्ञानिक तर्क से बात करें तो 6.5 टन खेती के अंदर प्रयोग होगा। हम चाहें तो साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम यूरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी डोज पेड़ों को प्रदान करें। बीज बुआई के दौरान हम NPK की मात्रा 35:12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे। वहीं यूरिया 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे और SSP की मात्रा भी 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे, जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए
मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। तो जब हम बुआई प्रक्रिया करते हैं तो उसमें 2 तरीके की बुआई प्रक्रिया होती है। एक तो होती है छिड़काव विधि और दूसरा होती है रो टू रो विधि, जिसको हम क्यारी से क्यारी विधि कहते हैं। पहली वाली बुआई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगता है और कम से कम उत्पादन होता है। पहली छिड़काव विधि जब हम करते हैं तो इसके अंदर हाथों का प्रयोग कर बीजों को समतल ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया जाता है। वहीं हम बात करें रो टू रो के अंदर बीजों की नियमित मात्रा का प्रयोग कर उसका सोइंग की जाती है। तो उस समय हमें कतार से कतार विधि के अंदर पौधों से पौधे के बीच में 15 सेंटीमीटर का फासला रखना है और जो बीज की बुआई होती है वो 3 से 4.5 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें यह फ़ायदा रहता है कि जब हम पानी की सप्लाई करेंगे तो हम कम मात्रा में पानी का उपयोग कर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन ले सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हम फसल की बुआई के 72 घंटे के अंतर्गत पेंडामेथिलिन का प्रयोग करेंगे। 3.4 लीटर पेंडामेथिलिन को 700 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर पे हम इसको प्रयोग करेंगे। कुछ गिने चुने खरपतवार जैसे मकोई, बथुआ और गाजर घास जिन्हें हम हाथों से निकाल दें या फावड़े अथवा मजदूरों की सहायता से हटा दें। पालक की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी प्रदान हो और वो अधिक से अधिक उपज देने में सक्षम हो। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं फसल कटाई की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फसल को तेज़ धार के हंसिए से काटें ताकि फसल पूर्ण रूपेण कट सके, ना कि उसको क्षति पहुँचे। फसल कटने के बाद हमें पालक के पत्तों को आराम से सुतली से बांधकर बोरी के फट्टों के अंदर रख लेना है, अथवा इससे फसल खराब नहीं होगी, उनमें नमी बरकरार रहेगी। आप कोशिश करें कि मेरी दी गई सलाह का उपयोग करें ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो और कम से कम लागत में आप अपने अच्छे से अच्छे खेत का ध्यान रख सकें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा, हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 लोग घायल। ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कई बार ये डेयरी व्यवसाय लाभ के बजाय घाटे में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पशु समय पर नहीं ब्याते हैं, और यदि पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो ऐसे पशु पर क्या क्या सारा खर्च व्यर्थ चला जाएगा।
तो गाय भैंसों में समय पर नहीं ब्याने यानी बार बार ताव में आने की समस्या क्यों आती है और इसका समाधान क्या है, इस बारे में बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र कांटवा। नमस्कार पशुपालन भाइयों। आज की जो पशुपालन में सबसे मुख्य समस्या है वो है पशुओं का बार बार बदलना, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है वो पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो बहुत वो पैसों में भी बहुत नुकसान उनका हो रहा है। देखिए पशुपालन भाइयों, हम जैसे ही पशु अगर हम बात करें तो 21 दिन में गर्मी पे एक बार उसका साइकिल है जो 21 दिन में आता है। पहली बार ब्याने के बाद में अगर कोई पशु गर्मी पे आता है तो वो 40-45 दिन की अवस्था में आता है। उस अवस्था में हमें उन्हें गाभिन नहीं करवाना है। उसके बाद दूसरी जो साइकिल आती है वो 60 दिन से लेके 65 दिन के बीच में आती है। उसमें या उससे आगे की यानी कि 60 से 90 दिन की अवस्था में हम अपने पशु को गाभिन करवा लेते हैं तो आने वाले समय में हमें जल्दी बच्चा भी मिलेगा और साथ ही साथ उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। इसकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो एक तो है खान पान का, दूसरा है उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन होने का, तीसरा है हार्मोन का इम्बैलेंस होने का। तो पहली बात करें हम कि खान पान में अगर कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो अगर सही नहीं रहता है और मिनरल्स और विटामिन्स की पशु में कमी हो जाती है तो पशु बार बार रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या यानी बदलने की जो समस्या है वो क्रॉस ब्रीड में ज़्यादा होती है। डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भधारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। जो पशु हमारे बार बार बदलते हैं, एक बार अगर बदल जाता है तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा पशुपालन भाई के लग जाता है और उत्पादन उसका कम हो जाता है। इसलिए पशुपालक भाई इसको विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमें अपने पशुओं को सही समय से गाभिन करवाना है। और बदलने की जो समस्या आती है, खान पान में अगर कमी रहती है तो ऐसी अवस्था में हम अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर, जो मिनरल्स और विटामिन्स प्रोबायोटिक्स सबका मिश्रण होता है, खनिज पाउडर के रूप में भी लिया जा सकता है। जो पशु है दूध दे या नहीं दे उसको 50 ग्राम देते रहना चाहिए। जो हाई लीडर पशु है, ज़्यादा दूध उत्पादन वाले पशु हैं, उनको हम 100 ग्राम तक प्रतिदिन दे सकते हैं। और ये जनरल मिनरल मिक्सर भी आता है प्लेन, और उसके अलावा चिलेटेड भी आता है। 40 ग्राम में एक पशु को प्रतिदिन देने की आवश्यकता है और 50 से 100 ग्राम हम दूध उत्पादन के हिसाब से प्रतिदिन अपने पशु को खिलाएंगे। तो ये जो समस्या खान पान में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से होता है, तो जो भी पशु बार बार रिपीट कर रहा है उसका ये हमें चालू कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो पेट में कीड़े मारने की डिवॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं, वो हमें एक बार कर देनी चाहिए। उनको पटार मार या जो कह सकते हैं कि डिवॉर्मिंग की गोली, बोलस या इंजेक्शन हम पशु चिकित्सक से लगवा लें, ताकि उसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट है यानी कि अंतः और बाह्य परजीवी हैं वो नष्ट हो जाएं। उनकी वजह से भी बार बार रिपीट होने की समस्या हो सकती है। तो वो देने के बाद हम मिनरल मिक्सर चालू कर दें। दूसरा जो काज है वो है कि ब्याने में दिक्कत आई हो या फिर जेर गिरने में दिक्कत आती है, जेर नहीं गिरता समय से, या जेर का टुकड़ा अंदर रह जाता है, पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं होती है। ऐसी अवस्था में भी पशु को
बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ब्याने में दिक्कत आए या जेर गिरने में दिक्कत आए, या मैं तो यूँ कहूँ कि नेचुरल प्रोसेस से भी अगर बच्चा आता है और जेर गिरती है तो हमें यूट्रोटोन, एक्जापार या ये जो हर्बल है वो ज़रूर पिलाना चाहिए, ताकि अपने पशुओं की जेर समय से गिर जाएं और उसका जो मेले हैं वो भी समय से साफ़ हो जाएं, ताकि हमारे आने वाले समय में पशु के इन्फेक्शन नहीं हो। किसान भाइयों की ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है जो मैनेजमेंट है उससे भी आ सकती है। यानी कि जैसे कि कोई भी पशु गर्मी पे आता है तो 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में उसे एआई या नेचुरल सर्विस हम करवाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। और एआई करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि सीमन उसमें फर्टाइल और लाइव है या नहीं है, वो सही अगर नहीं है तो भी पशु नहीं होता है। दूसरा यह है कि पशु अगर हम एआई करते हैं तो गन सही जगह पे नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में जैसे पशु हिल जाता है तो हम दूसरी स्ट्रा उसी समय लगवा लें, ताकि अगर हम एक हीट अगर उसका रिपीट करता है तो 20-21 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा हो जाता है, वो नहीं हो। तो जहाँ भी आपको लगे कि सही समय, यानी कि जब शाम में गर्मी पे आया तो सुबह गर्मी पे आया है तो शाम को हमें उसकी एआई करवानी चाहिए। गर्मी पे आया तो 12 से 18 घंटे पे अगर हम एआई करवाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। अगर हम खान पान का ध्यान रखें, उसमें भी संतुलित आहार, मिनरल्स और जो दाना है वो सब प्रॉपर मात्रा में संतुलित खिलाते हैं तो ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना, युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला, चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा, हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 लोग घायल, ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या, कोतवाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने और रात का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 9 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तिल की फसल में पत्ती मुड़क इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए क्विनाल्फास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और किसान भाई मौसम खुले रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। धान की फसल में हल्दी रोग देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें और पाए जाने पर प्रोपिकोनाजोल दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों की टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, वे इस सप्ताह रोपाई मेड़ों पर
उथली क्यारियों पर करें। पपीता की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। गुलाब के पौधों की कटाई छटाई का कार्य करें और बोर्डो पेस्ट का प्रयोग करें। नींबू में सफेद मक्खी और फल चूसने वाले प्रौढ़ कीट का आक्रमण देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटान दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम में किसान भाई दुधारू पशुओं के आहार में संतुलित पशु आहार यानी हरा चारा 15 से 20 किलोग्राम और भूसी या दाना 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दें, ताकि बदलते मौसम में दुग्ध उत्पादन प्रभावित न हो। पशुशाला को बाह्य परजीवियों जैसे मक्खी और मच्छरों से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ मेलाथियान या फिनिट का स्प्रे करें। सर्दी के शुरुआत में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग होने की संभावना बनी रहती है, अतः किसान भाई पशुओं को खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहली, जिला ग्वालियर के कृषक शिव कुमार शर्मा ने। ये बाजरा की कटाई, गहाई और भंडारण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि अब बाजरे की फसल पकने को है, तो बाजरे की फसल के जो है कटाई के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि अगर हमारे मौसम थोड़ा बारिश वाला लग रहा है तो पहले हम सिट्टे तोड़ लें, उसके बाद जो है कड़प की कटाई करें। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल उगा लेते हैं, लेकिन जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके मौसम को देखते हुए फसल की कटाई करें तो लाभ अधिक होगा। किसान भाइयों, बाजरे की पकाव के लिए सबसे जो है महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो तो अपने बाजरे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ किस्मों में बाजरे की पत्तियां हरी रहती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जैसे ही आपका बाजरे का सिट्टा जो आपको पका हुआ जो दिख रहा है उसको दांत के नीचे अगर चबा करके देखेंगे तो बहुत आसानी से अगर फूट रहा है दाना, तो आपके बाजरे के पकने में अभी समय है। और अगर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद बिना किसी आवाज़ के भी जोर लगाने के बाद अगर दाना फूट रहा है तो आप निश्चित रूप से मानें कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो है मैच्योरिटी आ चुकी है, अब आप उसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि अगर बारिश का मौसम बन रहा है, मौसम का पूर्वानुमान आने वाले 2-4 दिन में बता रहा है, तो उस समय आप उस बाजरे को 2-3 दिन के बाद ही कटाई करें, अन्यथा हमें जो है फफूंद से नुकसान हो सकता है बाजरे की खेती में। किसान भाई इस समय मौसम के जो है ब्रॉडकास्टिंग है उसको ध्यान में रखते जो भी ऑपरेशन है वो जरूर करें, क्योंकि मौसम हमें बता देता है कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बारिश आ रही है, तो उस समय हम हमारी फसल को हार्वेस्ट करने की बजाय 2 दिन और खड़ा रख लें। कोई खड़ा रहने पर बाजरे में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरह से आप बाजरे की फसल के कटाई करके और भंडारण करेंगे तो किसान भाइयों को जो हमारी पैदावार मिलने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा सकता है। अन्यथा हमारा जो है सिट्टा बारिश से ख़राब हो सकता है। और अगर मौसम खुला है तो जैसे ही आपको लगे कि अपने जो है दाने के अंदर 20 से 25% मॉइस्चर है, उस समय जो है पीला पड़ने पर बाजरे की कटाई करके जुताई करें और उसको सुखा करके कम से कम 10-12 दिन धूप में सुखा करके फिर थ्रेसिंग करें। बाजरे की कटाई मौसम खुलने पर करें, इसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखाएं, इसके बाद थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग के समय ध्यान रखें कि दाने कटे फटे टूटे नहीं।
थ्रेशर की रफ्तार जरूरत के अनुसार रखें और सावधानी पूर्वक थ्रेशिंग करें। थ्रेशिंग समान रूप से करें। थ्रेशिंग से निकलने वाले दाने को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके बाद इसे हल्की धूप में